गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे ज्वालामुखी का, और ज्वालामुखी का पहले अपने एक वीडियो देख लिया था, अब अपन बात करते हैं दूसरे वीडियो में, और पार्ट 2 में अपन बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में और ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में। यानी ज्वालामुखी मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से प्रकार, और ज्वालामुखी के उदाहरण कौन कौन से देश में किस प्रकार के उदाहरण हैं, जैसे शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी कहते हैं, या अपन कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी या सुसुप्त ज्वालामुखी। तो इन सब के उदाहरण कहाँ पे, ये आपको हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, नेट में हो चाहे शेट में हो, आपको ज्वालामुखी के उदाहरण हमेशा पूछे जाते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में। ज्वालामुखी के प्रकार मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से पूछा जाए 2 प्रकार के। एक होता है ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर, ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर। उद्गार का मतलब है उत्पत्ति के आधार पर, किस प्रकार से ज्वालामुखी की उत्पत्ति हुई। तो 1 नंबर पे ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर, और दूसरा पढ़ते हैं ज्वालामुखी की अवधि के आधार पर, यानी कितना समय। अवधि का मतलब टाइम पीरियड, समय यानी कितने काल में। तो 2 प्रकार के, एक तो उद्गार के आधार पर और एक अपन पढ़ते हैं अवधि के आधार पर। तो देखो उद्गार के आधार पर और अवधि के आधार पर, तो पहले अपन बात कर लेते हैं अवधि के आधार पर जो ज्वालामुखी के प्रकार हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार है। कितने? 3। जैसे पहला प्रकार यहां दिया हुआ है जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी, यानी जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी, यानी एक्टिव ज्वालामुखी कौन कौन से, यानी ऐसे ज्वालामुखी जहां पर एक बार विस्फोट होने के बाद में लगातार वहां पर आज भी ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, लावा का उद्गार हो रहा है, वहां पर राख वगैरह वहां पर अभी भी निकल रही है, धुआं अभी भी निकल रहा है। तो ज्वालामुखी वर्तमान में भी उसका जो लावा वगैरह धुआं है, राख, वो अभी भी वर्तमान में जारी है। तो ऐसे ज्वालामुखी को अपन जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, जिनका वर्तमान में भी अस्तित्व है। तो जैसे उसका उदाहरण बात करें सक्रिय ज्वालामुखी, इटली का एक ज्वालामुखी का उदाहरण है एटना। इटली में एक ज्वालामुखी है एटना, और दूसरा है आपका इटली में ही आपका एक ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली। और ये इटली के पास में जो ये भूमध्य सागर में ये जो ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, कहाँ पे? भूमध्य सागर में। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी सागर पूछे तो भूमध्य सागर में, अगर ऐसा पूछ ले कौन से द्वीप के पास में है, तो आपको ध्यान रखना स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है लिपारी द्वीप के पास में है। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी होने के कारण इसकी जो आग की लपटें, ये जो लो अपन कह सकते हैं लो, ये इतनी ऊंचाई पर है, इसको दूर से देखने पर भी ये दिखता है, और इसकी आग की लपटें इतनी ऊंचाई पे होने के कारण भूमध्य सागर के चारों ओर इसका जो प्रकाश है वो हमेशा रहता है, और इसी कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। तो 2 प्रश्न आपको ध्यान रखना, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, और इसी को अपन भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और तीसरा, ये कौन से द्वीप के पास में है, तो आपको ध्यान रखना भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप के पास में। आपको याद रखने के लिए मैं बता देता हूं, जो आपकी एक जो आपकी चॉकलेट आती है स्ट्रोम्बोरी नाम से, वो आपको ध्यान रखना है, वो हमेशा लिपलिपी होती है, चिपचिपी होती है। तो लिपारी कहां पर है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी आपका है लिपारी द्वीप के पास में। तो ये ध्यान रखना, एक तो इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली, 2 हो गए सक्रिय ज्वालामुखी। एक है आपके फिलीपींस का है पिनाटुबो ज्वालामुखी। फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी है? पिनाटुबो जो ज्वालामुखी है वो फिलीपींस में, वो भी सक्रिय ज्वालामुखी है। और पिनाटोबी जो ज्वालामुखी है पिनाटुबो, ये आपका फिलीपींस से आपके प्रशांत महासागर में। अब अपन बात करते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त कहो चाहे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहो, यानी इसका परिभाषा क्या है? यानी ऐसे ज्वालामुखी जिनका एक बार ज्वालामुखी विस्फोट हो गया और लंबे समय के बाद में वापस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। जैसे एक बार ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, 10-15 साल में, 5 सालों बाद में वापस उसमें एक बार फिर वापस विस्फोट हो गया हो, फिर वो सक्रिय हो गए, फिर 5-10 साल बाद में फिर उनमें विस्फोट हो गए। यानी बार बार कुछ समय अंतराल के बाद में विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को अपन क्या कहते हैं? सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इसके उदाहरण आपको मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपका विसुवियस प्रकार का जो ज्वालामुखी है वो है आपके इटली में, विसुवियस इटली में। दूसरा आपको मिलेगा क्राकोतोवा जो ज्वालामुखी है सुंडा जल संधि हिंद महासागर में। क्राकोतोवा जो ज्वालामुखी है सुंडा जल संधि में। फिर आपका एक मिलेगा आपको फ्यूजियामा ज्वालामुखी, और फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है ना वो आपके है आपके जापान में।
फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ है? आपके जापान में। तो ये जो 3 ज्वालामुखी है, सुसुप्त कहो चाहे प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण कहो, आपका वेसुवियस हो गया, क्राकोतोआ हो गया और शुंड और फ्यूजियम हो गया। और शुंडा जलसंधि है जो जावा और सुमात्रा जो द्वीप के मध्य है, और शुंडा जलसंधि में ही एक टोबा झील है जो मुख्य रूप से आपका कोल्डेरा का उदाहरण है। शुंडा जलसंधि में ही आपकी एक टोबा झील है जो हमेशा आपको ध्यान रखना है, कोल्डेरा झील का उदाहरण है। तो ये कोल्डेरा झील के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। फिर अपन बात करते हैं शांत या मृत ज्वालामुखी, यानी ऐसे ज्वालामुखी जिनका एक बार विस्फोट होने के बाद में आज तक उनमें वापस किसी भी प्रकार का कोई विस्फोट नहीं हुआ है और मृत पड़े हुए हैं। एक बार विस्फोट हो गया, फिर उनके बाद में कोई किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, किसी भी प्रकार का धुआं वगैरह नहीं निकलता। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं शांत या मृत ज्वालामुखी। और मृत ज्वालामुखी कहाँ है? ईरान में। आपको ध्यान रखना, एक तो है कोहे सुल्तान नाम का जो ज्वालामुखी है वो शांत है, और एक याद रखना देवबंद ज्वालामुखी है। देवबंद ज्वालामुखी है, देवबंद बंद हो गए, तो ये ध्यान रखना है, ये भी ईरान में है। एक आपका म्यांमार में है पोपा ज्वालामुखी, तो म्यांमार में ध्यान रखना पोपा ज्वालामुखी है। और अफ्रीका का किलिमंजारो ज्वालामुखी है। तो अफ्रीका का जो एकमात्र जो ज्वालामुखी अपन कह सकते हैं ज्वालामुखी जो शांत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी, किलिमंजारो ज्वालामुखी है। तो ये तो हो गए आपको अवधि के आधार पर आपको ज्वालामुखी, अवधि के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के, जागृत, सुषुप्त और शांत ज्वालामुखी। अब अपन बात करते हैं उद्गार के आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर। किस प्रकार के? उत्पत्ति के आधार पर फिर अपन ज्वालामुखी को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो केंद्रीय आधार पर और दूसरा अपन बताते हैं दरारी आधार पर। यानी कहीं पर भी मान लो जैसे दरारी, यानी कहीं पर भी 2 प्लेटें हैं, उनके बीच में छोटी सी दरार या पतली सी दरार हो जाना, तो उसे अपन कहते हैं दरारी, यानी छोटा सा गैप हो जाना, थोड़ा सा गैप होना। और एक केंद्रीय उद्गार के आधार पर, यानी ज्वालामुखी के विस्फोट होने के साथ में बड़ा सा छिद्र हो जाना या बड़ी सी दरार हो जाना, तो उसे अपन कहते हैं केंद्रीय उद्गार के आधार पर। और यहां अपन कहेंगे दरारी उद्गार के आधार पर। तो जब लावा किसी दरार के माध्यम से धीरे धीरे अगर लावा निकलता हो, तो उस लावे के कारण पठार जैसी संरचना का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पठार जैसी संरचना का निर्माण होता है। जैसे अपन बात करते हैं आइसलैंड में आपका दरारी उद्गार के माध्यम से बना हुआ है लोकी ज्वालामुखी, आइसलैंड में लोकी ज्वालामुखी। और फिर अपन बात करते हैं कोलंबिया का पठार। ये जो कोलंबिया पठार का जो उदाहरण है, ये भी आपका दरारी का उदाहरण है। ये आपके यूएसए में, ये कहाँ? अमेरिका में, कोलंबिया। फिर अपन बात करते हैं दक्कन का लावा पठार। दक्कन का लावा पठार ये आपका भारत में, और ये भी आपका किसका उदाहरण है? दरारी उद्गार। तो दरार के कारण किसी भी प्रकार के लगभग अपन ध्यान रखेंगे तो वहां पे पठार जैसी संरचना का निर्माण हुआ है। जितने भी जो पठार वाले जो ज्वालामुखी पठार से निर्माण हुआ है, उनको अपन कहते हैं दरारी उद्गार के आधार पर निर्माण हुआ। तो आपको ये उदाहरण भी ध्यान रखना है, कोलंबिया का पठार हो, पराना का पठार हो, दक्कन का पठार हो, ये सब दरारी उद्गार के उदाहरण है। फिर अपन बात करते हैं केंद्रीय उद्गार के आधार पर, जहां पर प्लेटों के बीच में या कहीं चट्टानों के बीच में बड़ा छिद्र हो जाए, तो वहां पर, और इनके कारण ध्यान रखना, केंद्रीय उद्गार के कारण यहां ध्यान रखना, यहां पे पर्वतों का निर्माण हो रहा है, पर्वतों का निर्माण होना। तो पर्वतों का जो निर्माण होना है ना, ये आपका है केंद्रीय उद्गार के आधार पर। केंद्रीय उद्गार के जो ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं, उनमें सबसे पहला है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। देखो, ये जो केंद्रीय उद्गार के जो ज्वालामुखी जो मैंने क्रम लिखा है, ये क्रम कम से अधिक की ओर है। इनकी जो सक्रियता का क्रम है या जो विस्फोट के आधार पर जो क्रम है, तो सबसे शांत जो ज्वालामुखी तुल्य होते हैं हवाई तुल्य ज्वालामुखी, यानी जो हवाई द्वीप के आसपास के जो ज्वालामुखी है वो शांत तुल्य ज्वालामुखी माने जाते हैं, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। यानी शांत, इनका विस्फोट बिल्कुल धीरे होता है, कम होता है, कम लावा निकलता है या छोटा विस्फोट होता है। तो ये, और यहाँ पे जो हवाई तुल्य द्वीप के पास में पीले केस के रूप में जो वहाँ पे छोटे छोटे जो लावा निकलता है, जो अग्नि निकलती है, उसको अग्नि की देवी के रूप में भी माना जाता है वहाँ के निवासियों द्वारा, वहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा। फिर अपन बात करते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी आपको लिपारी द्वीप के पास में मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा विस्फोट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, यानी हवाई तुल्य से थोड़ा ज़्यादा विस्फोट हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं वल्केनो तुल्य जो ज्वालामुखी, यानी इन प्रकार के ज्वालामुखी का जो लावा है लिसलिसा या चिपचिपा होता है, लिसलिसा या चिपचिपा,
और ये फूल गोभी के समान होते हैं, सदृश्य दिखने वाले, यानी इनका जो आकार है वो इस प्रकार से दिख रहा है फूल गोभी के समान, यानी आकार में जो ये जो गुबार निकलते हैं या जो लावा निकलता है वो फूल गोभी के समान सदृश्य होता है, और ये लगभग स्ट्रोम्बोली से थोड़ा सा ज़्यादा विस्फोटक होता है। फिर अपन बात करते हैं पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये सबसे अधिक विनाश वाला होता है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये आपके अटलांटिक महासागर में या कैरेबियन द्वीप समूह के पास में एक मार्टिनियन द्वीप है, वहां पर इस प्रकार के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। और प्लिनी महोदय ने इसका जो खोज की या इसके नामकरण में उनका सहयोग है। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी माना जाता है। फिर अपन लास्ट में बात करते हैं विसुवियस जो ज्वालामुखी है। विसुवियस तुल्य जो ज्वालामुखी है वो है आपके इटली के नेपल्स नगर में स्थित है। इस प्रकार के ज्वालामुखी देखने को आपको मिलते हैं, विसुवियस प्रकार के ज्वालामुखी। अब अपन बात करते हैं कुछ ज्वालामुखी से निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं उनकी बात करते हैं। ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियों में किस किस प्रकार की जो स्थलाकृतियां बनती है, और धीरे अपन बात करते हैं स्थलाकृतियों में लावा पठार। लावा पठार में आपको ध्यान रखना है कि कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण लावा के निर्मित होने से बनता है। जैसे अपन बात करते हैं लावा में अपन पराना का पठार, ब्राजील में एक स्थान है पराना का पठार, वो भी आपके किसका उदाहरण है, लावा का उदाहरण है। फिर अपन बात करते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भी मैंने आपको देखो बताया था, ये भी पठार है लावे से निर्मित है। फिर मैंने आपको बताया था कोलंबिया का पठार जो अमेरिका में, वो भी आपके लावे से निर्मित पठार है। तो ये होता है लावा निर्मित पठार, यानी जब ज्वालामुखी का निर्माण या ज्वालामुखी का जो विस्फोट है धीरे धीरे दरार के माध्यम से होता है, तब अपन इसको कहते हैं लावा निर्मित पदार्थ। फिर अपन बात करते हैं गेसर। ये ना आइसलैंड या ओल्ड फेथफुल। गेसर का मतलब होता है ज्वालामुखी से निर्मित ऐसा छिद्र जहां से कुछ अंतराल के बाद में गर्म पानी का स्रोत है, यानी गर्म पानी निकलता हो धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर से। तो यहां पर धीरे धीरे जो सबसे पहला जो गेसर का उदाहरण देखा गया आपके अमेरिका में देखा गया, ओल्ड फेथफुल गेसर, जो आपके नेशनल पार्क अमेरिका में देखा गया, यानी वहां पर गर्म पानी का फव्वारा निकलता है धीरे धीरे। पहले गर्म पानी इकट्ठा होता है नीचे, फिर 5 मिनट बाद में निकलता, फिर आपके कुछ अंतराल आ जाता, फिर वापस निकलता। तो यह है गेसर, जो आपको ध्यान रखना आइसलैंड और आपके यूएसए में मिलेगा इसके उदाहरण। फिर अपन बात करते हैं धुआंरे, यानी जो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो जो धुएं जैसी जो संरचना होती है जहां पर, इसको अपन कहते हैं धुआंरे। और धुआंरे का उदाहरण है अपन 10 सहस्त्र ध्रुव घाटी। ये जो आपका अलास्का वाला क्षेत्र है, आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का वाला क्षेत्र है, वहां पे आपको 10 सहस्त्र ध्रुव घाटी मिलेगी, और वहां पे इस प्रकार के 10,000 से अधिक धुआं है। 10 सहस्त्र का मतलब है 10,000 से अधिक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वहां पर धुआं निकलता। फिर अपन बात करते हैं प्लेंटी की खाड़ी के बारे में, और प्लेंटी की खाड़ी में भी ये भी एक धुएं का उदाहरण है, और प्लेंटी की खाड़ी मुख्य रूप से न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो आज हमने पढ़ा था मुख्य रूप से ज्वालामुखी के प्रकार के रूप में और ज्वालामुखी से निर्मित होने वाली कुछ स्थलाकृतियों के बारे में। तो आप हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।